अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बात करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1 के चैप्टर नंबर 4 लेटरिंग के अहम सवालात के बारे में। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता ही है एक सीरीज़ चल रही है चैप्टर वाइज। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 4 लेटरिंग। लेटरिंग क्या है जी? सबसे पहले है लेटरिंग या लेटरिंग की अहमियत को बयान करें या लेटरिंग की तारीफ करें, ये सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल है लेटरिंग की इकसाम, उसमें आएगा पहला गोथिक लेटर की तारीफ करें या गोथिक लेटर्स को बयान करें। फिर सवाल आ सकता है सिंगल स्ट्रोक लेटर से क्या मुराद है। फिर अगला सवाल आएगा डबल स्ट्रोक लेटरिंग से क्या मुराद है, ठीक है, या डबल स्ट्रोक लेटर की तारीफ करें। इसके बाद अगला सवाल आ सकता है नॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे है कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड लेटर से क्या मुराद है, या कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड लेटर्स में फ़र्क बयान करें। तो ये दोनों की डेफिनेशन भी आपने अलग अलग याद कर लेनी और इनका कंपैरिजन भी याद कर लेना कि क्या फ़र्क है। दोनों की तारीफ याद होगी तो वो तारीफ इधर उधर लिख देंगे तो उसका जवाब कंसीडर्ड होगा। अब आगे है छोटे अल्फाज यानी कि स्मॉल लेटर्स, फिर है कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेटिक्स, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं और इनको लिखने का तरीकाकार क्या है, ठीक है। फिर आगे आ जाता है लेटरिंग स्टाइल से क्या मुराद है। लेटरिंग स्टाइल से क्या मुराद है। अब लेटरिंग स्टाइल में आ जाता है उसकी तीन चार आगे किस्में हैं, अमूदी लेटरिंग, तिरछी लेटरिंग, ठीक है। तो उसमें अलग सवाल भी ये आ सकता है कि अमूदी लेटर से क्या मुराद है और इंक्लाइंड लेटर से क्या मुराद है। आगे है लेटरिंग स्ट्रोक। लेटरिंग स्ट्रोक ये सवाल जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, कई दफ़ा पेपर में आया है। लेटरिंग स्ट्रोक से क्या मुराद है। फिर आगे है लेटरिंग के उसूल, ये भी अहम सवाल है। लेटरिंग के उसूल लिखें, 4 उसूल लिख दें, 3 लिख दें, 2 लिख दें तो आपका जवाब एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन 2 कम है, 3 या 4 आपने लिखने हैं। गाइडलाइन से क्या मुराद है। अब गाइडलाइंस की आगे किस्में हैं कि बड़े हरूफ के लिए गाइडलाइंस कौन सी हैं और अंग्रेजी के छोटे हरूफ यानी स्मॉल लेटर्स के लिए गाइडलाइंस कौन सी हैं। है कि गाइडलाइन की तारीफ करें या इनकी अकसाम के नाम लिखें, यह सवाल भी आ सकता है, ठीक है। और आगे है इनमें स्पेसिंग, स्पेसिंग से क्या मुराद है, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। और आगे है जी लेटरिंग में इस्तेमाल होने वाले लेटरिंग में इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस या आलात के नाम लिखें। तो इसमें यहाँ 4-5 दिए हुए हैं, तो इनमें से 2 आप लिख दें, 3 लिख दें तो आपका जवाब एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फिर आगे है अब उन्हीं आलात का सवाल अलग से बन सकता है। लेटरिंग ट्राइएंगल से क्या मुराद है, या एमस लेटरिंग गाइड क्या होती है, ठीक है। और आगे वो कैसे पूछ सकता है कि स्टेंसिल क्या होता है, उसको बयान करें, ठीक है। और आखिरी सवाल इसमें आ सकता है कि कंपोजिशन ऑफ लेटरिंग क्या होती है, या कंपोजिशन ऑफ लेटरिंग से क्या मुराद है। यहाँ तक आपका हो गया ये अहम सवालात इस चैप्टर के। अब इन सवालात का थोड़ा सा मैं आपको जवाब बताते हूँ, मुख्तसर से जवाबात ऐसे जो आपको सुनने में भी आसान हो, आप तैयारी भी उसकी बेहतरीन तरीके से कर सकें। मेरा ये लेक्चर आप जस्ट तवज्जो से सुन ही लें तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। तो अब इसके जवाबात मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे आपने लिखने हैं जी। तो जवाबात में सबसे पहले होगा लेटरिंग, ऐसा फ़न जिसकी बदौलत किसी भी ऑब्जेक्ट की मालूमात मसलन मटीरियल, पैमाइश, नोट्स वगैरह की मालूमात ड्राइंग शीट के ऊपर लिखी जाएं या दी जाएं, वो लेटरिंग कहलाता है, ठीक है। आगे इसकी अहमियत है कि इसके बिना ड्राइंग में अबहाम पैदा होता है, शकूक व शुबहात होते हैं, जब तक आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, उसका नाम या उसकी वजाहत तब तक उस ड्राइंग को मेंशन आप नहीं कर सकते। तो ये इसकी अहमियत है कि ड्राइंग में शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए या उसके अबहाम को दूर करने के लिए वहाँ लेटरिंग की जाती है, ठीक है। और उससे ड्राइंग का जो है वो उसलूब या ड्राइंग का जो ऑब्जेक्ट है वो वाज़ेह हो जाता है। आगे लेटरिंग की इकसाम उसमें 2 हैं, गोथिक लेटर और सिंगल स्ट्रोक लेटर, डबल स्ट्रोक लेटर, नॉर्मल लेटर, कंप्रेस्ड लेटर, एक्सटेंडेड लेटर। इनमें से 3-4 आप लिख दें तो जवाब आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा, लेटरिंग की इकसाम हो गई। अब आगे है कि गोथिक लेटर्स, गोथिक लेटर लेटरिंग की इस किस्म में तमाम अल्फाज यकसा मोटाई और एक ही स्ट्रोक में लिखे जाते हैं,
ये गोथक लेटर्स कहलाता है। दूसरा है, इसकी आगे किस्में हैं, सिंगल स्ट्रोक लेटर। ये लेटरिंग की सादा तरीन बिल्कुल किस्म है। इस तरीका में तमाम अल्फाज यकसा मोटाई में पेंसिल के सिक्के के बराबर लिखे जाते हैं। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। आपने 4 लाइनों पे नहीं जाना, आपने ये इसी 1 सवा लाइन 1.5 लाइन पे रहना है। आगे है डबल स्ट्रोक। इस किस्म के अल्फाज डबल स्ट्रोक पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी ऊंचाई के साथ साथ मोटाई को भी जाहिर किया जाता है। ऐसे अल्फाज को एडवर्टाइजमेंट या साइन बोर्ड वगैरह बनाने या लिखने में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका जवाब हो गया। आगे है नॉर्मल लेटर्स। ऐसे अल्फाज जिनकी ऊंचाई और चौड़ाई में एक ख़ास निस्बत हो, ठीक है, और इनकी ऊंचाई और चौड़ाई की निस्बत क्या होगी, 2:3, यानी ऊंचाई जो है वो 3 होगी और चौड़ाई जो है वो 2 होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल लेटर कहलाते हैं। कंप्रेस्ड लेटर्स, यानी ऐसे लेटर जहां जगह कम हो और लिखना ज़्यादा मकसूद हो, वहां पर इन लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें अल्फाज को या हरूफ को एक दूसरे के साथ जोड़ के लिखा जाता है, इसलिए इसे कहते हैं कंप्रेस्ड करके लिखा जाना, तो ये कंप्रेस्ड लेटर्स कहलाते हैं। एक्सटेंडेड लेटर्स, लेटर का ऐसा उसलूब या ऐसा तरीका जिसमें ड्राइंग में इन अल्फाज को खोल के ज़रा जो है वो फासले पे लिखा जाता है, इसलिए इसको एक्सटेंडेड लेटर्स कहते हैं, फैलाव वाले लेटर्स। छोटे अल्फाज यानी अंग्रेज़ी के ऐसे हरूफ जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको छोटे अल्फाज कहते हैं और उनको 4 लाइनों की तरतीब से लिखा जाता है, इसलिए उन्हें कहते हैं ये स्मॉल लेटर्स हैं। बड़े हरूफ, इस तरीका में तमाम अल्फाज जो है वो कैपिटल लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे ABCD अप टू Z। ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर आप बड़ी ABC में लिख देंगे कैपिटल लेटर में तो ये बड़े हरूफ कहलाएंगे। अब लेटरिंग के अंदाज हैं। लेटरिंग के अंदाज कौन कौन से हैं? आपने एक तो लेटरिंग अमूदन लिखना होती है। 90 एंगल पे जो अल्फाज लिखे जाते हैं, अमूदन लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं अमूदी लेटरिंग। ठीक है, तारीफ भी इसमें हो गई। और दूसरा है इंक्लाइंड लेटरिंग यानी तिरछी लेटरिंग। ऐसे अल्फाज जिनको 67.5 एंगल पे लिखा जाएगा, यानी 67.5 एंगल पे जो लिखा जाएगा, या 60 से 70 के दरमियान जिस एंगल पे लिखे जाएंगे अल्फाज, वो इंक्लाइंड लेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, यानी तिरछे लेटर्स, वो जो तिरछे लिखे जाएं उन्हें तिरछे लेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो अमूदी लेटर्स वो जिन्हें 90 एंगल पे या अमूदन बिल्कुल सीधा लिखा जाता है वो अमूदी लेटर्स कहलाते हैं। ये भी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आगे है लेटरिंग स्ट्रोक। लेटरिंग स्ट्रोक क्या है? यानी उंगलियों की, आपकी ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियों की तरतीब वार हरकत। अब आप ये पेंसिल है, ये आपने पकड़ी है, ठीक है, आप लिखेंगे। अब ये जो लिखाई में आपकी जो उंगलियां हरकत कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ये जो तरतीब वार हरकत है, इन उंगलियों की इस हरकत को कहेंगे लेटरिंग स्ट्रोक। ठीक है, उंगलियों की वो तरतीब वार हरकत जिनको इस्तेमाल करते हुए लेटरिंग की जाती है उसे कहेंगे लेटरिंग स्ट्रोक। अब ये की कैसे जाती है, इसकी आगे 3 किस्में हैं। अमूदन यानी ऐसे सीधे बिल्कुल लिखा जाता है। तिरछा यानी कि इंक्लाइन लेटर, वो ऐसे तिरछा इधर को लिखा जाएगा या इधर को तिरछा लिखा जाएगा, दोनों तरफ ये इंक्लाइन होगा। और दूसरा होगा सर्कुलर, यानी गुलाई वाली शेप में। ठीक है, वो सर्कुलर होगा। अब लेटरिंग, अगला सवाल है लेटरिंग के उसूल क्या हैं? लेटरिंग के उसूल ये हैं कि एक तो जो ड्राइंग बनाने वाला बंदा है, फर्द है, वो लेटरिंग के तमाम उसलूब को अच्छे तरीके से जानता हो, ये पहला इसका उसूल है। दूसरा उसूल है कि जो लेटरिंग करने वाला इंसान है वो अल्फाज से जुमले से पैराग्राफ बनाने में महारत रखता हो। ठीक है, तो ये दूसरा उसूल है। तीसरा है कि वो उंगलियों की जो स्ट्रोक है, तरतीब और जो हरकत है, उस हरकत से बखूबी वाकिफ हो के कैसे मैंने अपने हाथ को मूव करना है या कलाई को मूव करना है। फिर है कि ड्राइंग पर, अगला उसूल है कि ड्राइंग पर एक ही जो तर्ज है या अंदाज है वो एक ही आपने रखना है, बार बार अपने इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, एक ही स्टाइल अपनाएंगे, ये इसकी खूबसूरती और उसूल में लाजम है। ठीक है, और ड्राइंग शीट पर अगला उसूल है कि ड्राइंग शीट के ऊपर आपने मुख्तलिफ अंदाज नहीं अपनाने, एक ही तरतीब से सारा कुछ लिखना है। जो भी आप फॉन्ट रखेंगे उसी फॉन्ट में सारा लिखना है। अगला है गाइडलाइंस। यानी
ऐसी लाइनें जो अल्फाज को लिखते वक्त उनकी ऊंचाई, झुकाव और चौड़ाई उसको कंट्रोल करती हैं और उन्हें बेस फ्राहम करती हैं, वो गाइडलाइंस कहलाती हैं। अंग्रेजी के बड़े हरूफ के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो 2 हैं और अंग्रेजी के छोटे हरूफ के लिए गाइडलाइंस वो हैं 4 अदद। ठीक है, अब अंग्रेजी के जो छोटे हरूफ हैं, चलो बड़े हरूफ की पहले बात कर लेते हैं। जो बड़े हरूफ हैं उनके लिए 2 लाइनें हैं, कैप लाइन और बेस लाइन। कैप लाइन है जो उसके टॉप को कवर करती है और बेस लाइन है जो उसके बेस को कवर करती है। अब कैप और बेस के दरमियान में वो अल्फाज लिखे जाएंगे, तो ये होंगे अंग्रेजी के बड़े हरूफ। अब छोटे हरूफ के लिए गाइडलाइंस की किस्में हैं कितनी? 4। कितनी? 4 अदद। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है कैप लाइन, फिर है वेस्ट लाइन, फिर है बेस लाइन और फिर है ड्रॉप लाइन। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने इसका मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, सबसे ऊपर लगाई जाने वाली लाइन जो है वो है कैप लाइन, ये अल्फाज की ऊंचाई को कंट्रोल करती है। और वेस्ट लाइन है जो हरूफ की बनावट के लिहाज से इनके ऊपर वाले किनारों को कंट्रोल करती है, दरमियान वाली 2 लाइनों में से ऊपर वाली लाइन। ठीक है, अब बेस लाइन, दरमियान वाली 2 लाइनों में से नीचे वाली जो लाइन है वो है बेस लाइन, और आखिरी लाइन जो नीचे फुल बॉटम में है, चौथी लाइन जो है ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करें तो चौथी लाइन जो है वो है ड्रॉप लाइन, यानी कि वो अल्फाज के गिराव को कंट्रोल करती है कि इससे नीचे अल्फाज को नहीं जाना चाहिए। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल अहम है, शॉर्ट में भी आ सकता है, मे बी लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये सवाल आ जाए। आगे है स्पेसिंग। अगला सवाल है स्पेसिंग के अल्फाज लिखते वक्त अल्फाज में मुनासिब फासला जो होता है उसे स्पेसिंग कहते हैं ताकि ड्राइंग खूबसूरत लगे, ये इसका जवाब है। और इसके बाद है लेटरिंग में इस्तेमाल होने वाले आलात के नाम लिखें। उसमें पहले नंबर पे है लेटरिंग ट्राइंगल, एमएस लेटरिंग गाइड, मैकेनिकल लेटरिंग सेट या स्टेंसिल और कंप्यूटर लेटरिंग। अब इसकी अलग अलग आप अगर तफसील करना चाहें, लेटरिंग ट्राइंगल से क्या मुराद है? ठीक है, ये एक साफ शफाफ प्लास्टिक की बनी हुई होती है। ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डिज़ाइंस कंधा किए हुए होते हैं, उसी में रहते हुए हम उसकी लाइन का फासला भी माप लेते हैं और उसी हिसाब से हम उसमें अल्फाज लिख लेते हैं। ये लेटरिंग ट्राइंगुलर शेप में दस्तयाब होती है मार्केट में। एमएस लेटरिंग गाइड, ये आला शफाफ किस्म की प्लास्टिक से तैयार हुआ होता है, यानी ट्रांसपेरेंट भी होता है और एक फ्रेम पर मुश्तमिल होता है और इसमें एक डिस्क नस्ब होती है। इसमें ख़ास तरतीब और पैमाइश से सुराख बनाए होते हैं और इसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ किस्म की गाइडलाइंस लगाते हैं। ठीक है, इसका जवाब हो गया। मैकेनिकल लेटरिंग या स्टेंसिल, ठीक है, ये मैकेनिकल को तो अब काम ही नहीं है, ना ये देखने में मिलता है। आप स्टेंसिल की बात कर लें जो हर ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होता है। स्टेंसिल ऐसा प्लास्टिक का जो वो शफाफ पैमाना सा होता है जिसके अंदर अल्फाज कंधा किए होते हैं, कैपिटल लेटर्स में भी और स्मॉल लेटर्स में भी। तो इसमें आप जस्ट वो सेटिंग करके कि कहाँ पे लिखना है उसकी सेटिंग करके आप वहाँ पेंसिल घुमाते जाते हैं तो वो अल्फाज बेहतरीन डिज़ाइनिंग में जो है वो छप जाता है और वो बन जाता है। आगे कंप्यूटर लेटरिंग, इससे तो आप सभी वाकिफ़ हैं। कंप्यूटर के ज़रिए से जो ड्राइंग बनाई जाएगी उसके जो लेटर लिखे जाएंगे उसे कहेंगे कंप्यूटर लेटरिंग। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लेटरिंग, कंपोजिशन ऑफ लेटरिंग से मुराद ये है कि आपने अल्फाज लिखते वक्त अल्फाज में और जुमलों में मुनासिब फासला जो रखना है उस मुनासिब फासले को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ लेटरिंग। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आई होगी चैप्टर की और गालिबन ये आपके जहन नशीं भी हो गया होगा। एक दफ़ा फिर तवज्जो से आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो चैप्टर नंबर 4 आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसी तरह से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें भाई, ये आप ही के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप ही की आसानी के लिए कि कहीं आपको ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।